हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम डेली करंट अफेयर्स यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से एनालाइज करते हैं, तो आज हम एनालाइज करेंगे 6 अगस्त 2020 के न्यूज़। ठीक है, जो कि है आज दिन थर्सडे। और इस न्यूज़ में होता है द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी, तीनों के मिक्सचर्स होते हैं। तो ये न्यूज़ एनालिसिस पढ़ने के बाद आपको कहीं और भी या कुछ और भी नहीं पढ़ना होगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं फर्स्ट न्यूज़ हमारी क्या है। परिवार पहचान पत्र, गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की है, हरियाणा के गवर्नमेंट ने। ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, अब हर परिवार का क्या बनेगा, एक परिवार पहचान पत्र। आइए इसका कंटेक्स्ट देखते हैं और इसको डीप में देखते हैं कि ये क्या कहता है। ठीक है, वाई न्यूज़, ये न्यूज़ में क्यों है। ठीक है, ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि ये न्यूज़ में क्यों है। तो इसका कंटेक्स्ट कहता है, हरियाणा गवर्नमेंट लॉन्च्ड यूनिक आइडेंटिटी कार्ड कॉल्ड परिवार पहचान पत्र। जो हरियाणा की गवर्नमेंट है उसने क्या किया है, एक यूनिक आइडेंटिटी कार्ड लॉन्च किया है जिसका नाम उन्होंने रखा है परिवार पहचान पत्र, पीपीपी। ठीक है, व्हाट इज पीपीपी। अब पीपीपी क्या है ये जानना ज़रूरी है। ठीक है, पीपीपी क्या है ये देख लेते हैं हम। ठीक है, व्हाट इज पीपीपी। इट इज़ अ यूनिक आइडेंटिटी कार्ड कॉल्ड परिवार पहचान पत्र। ठीक है, इसको एक यूनिक आइडेंटिटी कार्ड हम लोग, ये एक यूनिक आइडेंटिटी कार्ड है जिसका नाम क्या है, परिवार पहचान पत्र। ठीक है, थ्रू विच द स्टेट गवर्नमेंट एम्स टू मॉनिटर ईच ऑफ द अप्रॉक्सीमेटली और 54 लाख फैमिली लिविंग अक्रॉस द स्टेट्स। इसमें क्या करेगी गवर्नमेंट, हर एक फैमिलीज जो 54 लाख फैमिलीज हरियाणा में रहती है उन सबको क्या करेगी, मॉनिटर करेगी, उन सबको एग्जामिन करेगी, देखेगी। ठीक है, नेक्स्ट, अंडर दिस ईच फैमिली विल बी कंसिडर्ड अ सिंगल यूनिट एंड अलॉटेड 8 डिजिट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर ये होगा कि हर एक, जैसे कि हमारा आधार कार्ड है, आधार कार्ड क्या है, मेरा मम्मी पापा सबका अलग अलग होता है, लेकिन इसको क्या होगा, ये पूरी एक फैमिली को सिंगल यूनिट में माना जाएगा। ठीक है, कंसीडर्ड किया जाएगा। और जो भी फैमिली रजिस्ट्रेशन कराएगी उनको क्या होगा, एक 8 डिजिट का आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा। ठीक है, the government will establish the scheme wise eligibility of a particular family using this 8-digit code according to the information available in the परिवार पहचान पत्र of the family। इसमें क्या होगा, जैसा कि हम लोग जानते हैं जब ये लोग रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे तो वो क्या करेंगे, वो अपनी इन्फॉर्मेशन देंगे गवर्नमेंट को। ठीक है, कि हमारी ये इन्फॉर्मेशन है, वो हो जाएगा। जब उनको इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को दे देगी तो वो इन्फॉर्मेशन क्या करेगी, वो इन्फॉर्मेशन अपने पास स्टोर कर लेगी गवर्नमेंट। और जो हमारे पास जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको क्या करेगा, 8 डिजिट रजिस्ट्रेशन नंबर दे देगा। और इन फ्यूचर मान लेते हैं कोई भी गवर्नमेंट स्कीम आती है हरियाणा में तो क्या होगा, जैसे कि हर स्कीम की क्या होती है, एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। तो वो क्या देखेंगे कि हाँ लोग इसके लिए एलिजिबल है या नहीं है। ठीक है, जो उनका 8 डिजिट आइडेंटिफिकेशन नंबर रहेगा वो डाल के गवर्नमेंट अपने न्यू स्कीम में आराम से चेक कर लेगी कि ये लोग एलिजिबल हैं या नहीं है इस स्कीम के लिए। ठीक है, तो इस स्कीम का ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इट विल बी मैंडेटरी फॉर एवरी फैमिली ऑफ द स्टेट टू ऑब्टेन अ पीपीसी। ठीक है, बट येस पीपीसी इज मैंडेटरी फॉर द फैमिलीज अवेलिंग बेनिफिट्स अंडर गवर्नमेंट स्कीम। ठीक है, ये पीपीसी क्या है, हरियाणा के हर फैमिली मेंबर्स को कराना ज़रूरी नहीं है, लेकिन क्या है वो फैमिलीज इसको ज़रूर कराएंगी, मैंडेटरी है उनके लिए, जो कि क्या है गवर्नमेंट स्कीम्स का बेनिफिट उठा रही है। जैसे कि जो फ्री में राशन या कम दाम में राशन मिलता है वो ले रही हो, या और भी कई जैसे कि सिलेंडर विलेंडर सब्सिडी, अगर ये सब कोई बेनिफिट उठा रहा है, ठीक है, तो वो लोगों को क्या होता है, ये पीपीसी कराना ज़रूरी है, मैंडेटरी है। ठीक है, द पीपीसी विल हैव द नेम ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली। ठीक है, पीपीसी में क्या होगा, एक कौन फैमिली का हेड है ये होगा, बिसाइड्स द नेम, एज, इनकम, मोबाइल नंबर ऑफ ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली। ठीक है, और हेड के नाम के साथ साथ उसका मोबाइल नंबर, उसका इनकम, कितने फैमिली मेंबर्स हैं, हर कुछ होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें क्या, एक मिनट फ्रेंड्स,
इसमें नेक्स्ट क्या है, द आईडी एंड द पासवर्ड विल बी गिवन टू ईच फैमिली आफ्टर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, जो उस पीपीसी कार्ड का क्या होगा, आईडी और पासवर्ड होगा, वो क्या किया जाएगा, वो रजिस्ट्रेशन, जब आप पीपीसी का रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, फैमिली मेम्बर्स को दे दिया जाएगा। ठीक है, हाउ इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम आधार कार्ड। अब ये भी तो लोग बोल सकते हैं कि अभी तो आपने आधार कार्ड बनवाया था ना, आधार कार्ड भी तो बना है जिससे आप यही करते हैं कि लोगों की सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होती है, तो ये आधार कार्ड से कैसे डिफरेंट है, ये इसमें पूछा गया है। ठीक है, ये बताया गया है कि ये कार्ड जो है ये आधार कार्ड से कैसे डिफरेंट है। ठीक है, द पीपीसी मैथमेटिकली इज एन इंटीग्रल नंबर ऑफ आधार। ठीक है, मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो ये क्या है, एक आधार की तरह ही है जो कि नंबर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, आधार रिप्रेजेंट द इंडिविजुअल एज ए यूनिट एंड पीपीसी रिप्रेजेंट द फैमिली एज ए यूनिट। क्या आधार में क्या होते हैं, एक आधार नंबर सिर्फ एक पर्टिकुलर लोगों को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जो पीपीसी होगा वो क्या होगा, एक पूरी फैमिली यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, एक पीपीसी नंबर में क्या होगा, एक पूरी फैमिली इंक्लूडेड होगी। ठीक है, एज द पार्ट ऑफ द PPP, the government will take the Aadhaar once and put it into a vault called an Aadhaar vault। ठीक है, जैसे एक PPC होगा तो उसमें एक अलग अलग वॉल्ट्स बने होंगे, तो वो एक बार सिर्फ आपका आधार मांगेंगे, उस आधार को क्या करेंगे, वो उस वॉल्ट में स्टोर कर देंगे। ठीक है, आधार विल नॉट बी exposed but the PPP will be linked to all the family schemes। ठीक है, आधार आपका इससे क्या होगा कि आपका आधार बार बार नहीं मांगा जाएगा, तो आपका आधार एक्सपोज नहीं होगा। ठीक है, और जो आपका जो पीपीसी होगा वो सारे स्कीम से उसको लिंक्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, thus the sensitivity to legal requirement diminishes because आधार विल नॉट बी एक्सपोज। तो क्या होगा, जो एक लीगल रिक्वायरमेंट्स के लिए बार बार आपको आधार मांगा जाता था और उसकी क्या होती थी, उसके मिसयूज होने के चांसेस थे, वो अब कम हो जाएंगे। ठीक है, फिर क्या है, गवर्नमेंट लॉजिक बिहाइंड द लॉन्चिंग ऑफ दिस स्कीम। ठीक है, गवर्नमेंट क्या लॉजिक, मतलब क्या किस वजह से इस स्कीम को लॉन्च की है। ठीक है, देयर इज अ यूनियन गवर्नमेंट आधार कार्ड, इट कंटेन्स इंडिविजुअल डिटेल्स एंड डज नॉट केटर टू द इंटायर फैमिली एज अ यूनिट। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये यूनियन गवर्नमेंट का स्कीम है। ठीक है, दिस इज एन यूनियन गवर्नमेंट्स आधार कार्ड, इट कंटेन्स इंडिविजुअल डिटेल्स एंड डज नॉट केटर टू द इंटायर फैमिली एज अ यूनिट। जैसा कि हम लोग जानते थे आधार किसके अंडर में आता था, ये एक यूनियन गवर्नमेंट के अंडर में आता था। उसमें क्या होता था, सिर्फ एक इंडिविजुअल की क्या होती थी, इंफॉर्मेशन होती थी, वो पूरे फैमिली की क्या करता था, इंफॉर्मेशन नहीं रखता था। ऑल्दो द राशन कार्ड सिस्टम इज देयर, इट इज़ नॉट अपडेटेड एंड डज नॉट कंटेन एडिक्वेट फैमिली रिकॉर्ड। ठीक है, और जैसे कि हम लोग जानते हैं राशन कार्ड होता था। ठीक है, जैसे कि आप लोग बोल रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट का क्या मतलब, इसमें यही बोलना चाह रहा है गवर्नमेंट क्यों इस पीपी कार्ड को लॉन्च की है। ठीक है, जब उसके पास आधार कार्ड था, राशन कार्ड था, सब कुछ था, तो आधार कार्ड का एक निगेटिव पॉइंट ये बताया गया है कि आधार कार्ड में क्या होता था, सिर्फ एक इंडिविजुअल के क्या होते थे, इन्फॉर्मेशन होती थी, और राशन कार्ड में क्या होता था, राशन कार्ड को टाइम टू टाइम अपडेट नहीं किया जाता था। ठीक है, तो उसमें क्या होते थे, एडिक्वेट, अगर कोई फैमिली बढ़ भी रही है तो उसके क्या होते थे, प्रॉपर रिकॉर्ड्स नहीं है। एक बार जिस टाइम राशन कार्ड बना है, जिस टाइम उतने जितने फैमिली हैं उसके अंदर, उनकी क्या होती थी, डिटेल्स है, आज तक ना राशन कार्ड अपडेट किया गया है ना कुछ किया गया। इसलिए गवर्नमेंट ने ये पीपीपी कार्ड क्या किया है, हरियाणा में लॉन्च किया है, जिसमें क्या होगा, परिवार पहचान पत्र होगा, वो पूरे परिवार का क्या होगा, उसमें लिंक्ड होगा, उनको 8 नंबर का क्या किया जाएगा, डिजिट प्रोवाइड किया जाएगा विथ रजिस्ट्रेशन नंबर एंड लॉगिन पासवर्ड। ठीक है, with the PPP it will be easier for the state government to maintain a complete database of all the state dwellers। ठीक है, ये क्या होगा, पीपीपी की हेल्प से स्टेट गवर्नमेंट को ये आसानी हो जाएगी कि जितने भी स्टेट ड्वेलर्स है उनका एक कंप्लीट डेटाबेस क्या करे, तैयार कर सके। ठीक है, आइए इसको सम अप करते हैं, इसका एंड नोट देखते हैं, एंड नोट क्या कहता है। ठीक है, तो इसमें एंड नोट ये बताता है कि द गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी लिंक्ड पीपीपी
विथ 3 सोशल सिक्योरिटी स्कीम। गवर्नमेंट ने अब तक क्या कर दिया है, इस पीपीपी को 3 स्कीम से क्या कर दिया है, लिंक कर दिया है। एक ओल्ड एज सम्मान अलाउंस जो दिया जाता है ओल्ड एज पीपल को, उसके साथ एक दिव्यांग पेंशन के साथ दे दिया गया है, एंड विडो एंड डेस्टिट्यूट वुमेन पेंशन स्कीम के साथ इसको क्या कर दिया गया है, अब तक लिंक कर चुके हैं। ठीक है, तो इसमें यही कहने का हमारा फर्स्ट न्यूज़ ख़त्म होता है। इसमें यही कहना चाह रहा था कि जो हमारे एक हरियाणा में एक लॉन्च हुआ है, ठीक है, स्कीम जिसका नाम है परिवार पहचान पत्र, वो राशन कार्ड और आधार कार्ड से बिल्कुल भी अलग होगा। ठीक है, उसमें क्या होगा, अगर लोगों की इन्फॉर्मेशन क्या होगी, इंस्टॉल्ड होगी। अगर कोई भी गवर्नमेंट स्कीम न्यू आती है तो क्या करेगा, गवर्नमेंट पहले ही पहचान जाएगा कि कौन से क्या है फैमिली इस स्कीम के लिए एलिजिबल है और कौन से नहीं एलिजिबल है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में करप्शन इतना बढ़ गया है कि गवर्नमेंट क्या, जो अच्छी रेपुटेटेड फैमिली है वो लोग भी क्या करते हैं, गवर्नमेंट स्कीम का फ़ायदा उठाते हैं और गरीबों तक वो चीज़ें स्कीम नहीं पहुंच पाती है। इसीलिए गवर्नमेंट ने ये निकाला है परिवार पहचान पत्र। अभी तो ये हरियाणा में है और भी स्टेट्स में चांसेस हैं। ठीक है, दूसरा हमारा न्यूज़ है सहकार कूप ट्यूब NCDC चैनल, जो एक हमारी गवर्नमेंट ने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया है जिसका नाम है कूप ट्यूब NCDC चैनल। ये क्यों बनाया गया है चैनल? हाउ टू फॉर्म अ कोऑपरेटिव सोसाइटी उत्तराखंड। ये उत्तराखंड में बनाया गया और इसमें बताया जाएगा इस चैनल में फार्मर्स को कि कोऑपरेटिव सोसाइटी कैसे बनाया जाए। ठीक है, इसका कंटेक्स्ट देख लेते हैं। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर लॉन्च द नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन वेल यूट्यूब चैनल सहकार कूप ट्यूब NCDC इंडिया टू इनकरेज फार्मर्स एंड द यूथ टू टेक बेनिफिट्स ऑफ द कोऑपरेटिव। ठीक है, इसने एक यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट ने बनाया है, यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने। क्यों? क्योंकि हमारे जो फार्मर्स है वो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के बेनिफिट्स हैं उनको उठा सके और उनको पता चल सके कि कोऑपरेटिव सोसाइटी कैसे बनती है। ठीक है, और उसके जितने भी बेनिफिट्स हैं हमारे फार्मर्स को मिल सके। इसके डिटेल्स को देखते हैं। डिटेल्स क्या कहता है, He also released video on formation and registration of cooperative for 18 states in Hindi and regional languages. The video will be aired on the new channel. ठीक है, जो क्या है वीडियोस को रिलीज़ कर दिया गया है 18 स्टेट्स में हिंदी और उनके जो रीजनल लैंग्वेजेस है उसमें। और ये क्या किया गया, वीडियो कहाँ डाला जाएगा, जो उनका न्यू चैनल है उस पर। ठीक है, द गाइडेंस वीडियो इज डिफरेंट लैंग्वेज कवरिंग 18 स्टेट्स वुड ऑल्सो स्ट्रेंथन एंड डीपन द मेजर इनिशिएटिव्स ऑफ आवर गवर्नमेंट टू प्रमोट एंड फॉर्म 1000 फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन FPOs। ठीक है, ये क्या है, गाइडेंस किया है जो 18 डिफरेंट लैंग्वेजेस में किया गया है। तो उसका फ़ायदा क्या है, जो हमारी 18 स्टेट्स है वो क्या कर पाएंगे, वो इसका इनिशिएटिव उठा पाएंगे और उनको हेल्प होगा फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बनाने में। ठीक है, मोर स्टेट्स, अभी तो 18 ही स्टेट्स हैं लेकिन इसमें क्या कहा जा रहा है, more states will be added to the collection of guidance videos on Sahakar Tube NCDC India channel on YouTube in due course of time। और भी स्टेट्स को इसमें बहुत जल्दी क्या कर लिया जाएगा, ऐड कर लिया जाएगा। ठीक है, यही बोला जा रहा है। ये न्यूज़ हमारा यही था कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो फार्मर्स को कोऑपरेटिव सोसाइटी की क्या है बेनिफिट्स मिल सके, इसलिए 18 स्टेट्स में क्या किया गया है, उनके रीजनल लैंग्वेज में एक वीडियो बना के डाला गया है ताकि वो सीख सके कि कोऑपरेटिव सोसाइटी कैसे बनती है और कोऑपरेटिव सोसाइटी का फार्मर्स के लिए क्या क्या बेनिफिट है। ठीक है, यही है। फिर थर्ड न्यूज़ है हमारी IIM सिरमौर नॉलेज लीडरशिप। जो IIM है उसके बारे में देख लेते हैं, कुछ न्यूज़ है। ठीक है, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है इसको पढ़ना। ठीक है, इसका देख लेते हैं, इसका कंटेक्स्ट क्या बोलता है। इसका कंटेक्स्ट है, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर लेड द फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट सिरमौर इन हिमाचल प्रदेश। जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर है वो उन्होंने क्या किया है, एक IIM बनाया है सिरमौर हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, इसका डिटेल्स क्या बोलता है,
Union government under Prime Minister Narendra Modi had taken decision in 2014 to establish 7 new IIMs including IIM सिरमौर। जैसे कि हम लोग जानते हैं जो यूनियन गवर्नमेंट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अंडर में उन्होंने ये डिसीजन लिया था 2014 में कि वो 7 क्या करेंगे IIM इस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है, जिसमें से एक है IIM सिरमौर जो कि हिमाचल प्रदेश में बना दिया गया है, ठीक है। On 15 August 2014, it was announced that the IIM for Himachal Pradesh would be set up at धौला कुआं at the सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। ये 15 अगस्त 2014 में ही अनाउंस कर दिया गया था कि हिमाचल प्रदेश का जो धौला कुआं है उसमें क्या होगा, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में एक IIM बनाया जाएगा, ठीक है। IIM Sirmaur is the one of the newest IIMs in the prestigious IIM family established by the government of India। ये क्या है, जो 7 IIM गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाएगा उसमें से एक है IIM सिरमौर, ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा हिमाचल प्रदेश में बना दिया गया है, ठीक है। फिर है हमारे पास नेक्स्ट न्यूज़ जो कि न्यूज़ है जूनागढ़। जूनागढ़ हम लोग जानते हैं जैसे कि हमारा गुजरात का एक जगह है, ठीक है। इस पे क्या न्यूज़ है कि जो हमारा पाकिस्तान है वो ये क्लेम कर रहा है कि जूनागढ़ जो है उसने जैसे कि हम लोग जानते हैं एक न्यू मैप लॉन्च किया है पाकिस्तान ने, और वो ये क्लेम करता है कि जूनागढ़ जो है उसके अंडर में आता है। जूनागढ़ क्या है, उसके मैप का पार्ट है। तो इसी के लिए देख लेते हैं क्या है इसका न्यूज़। व्हाट इन न्यूज़, वाई न्यूज़, क्यों ये न्यूज़ में है। पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ट्यूसडे अनवील्ड अ न्यू पॉलिटिकल मैप that includes all of Jammu and Kashmir, Ladakh, Sir, Greek and जूनागढ़। पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, उन्होंने क्या किया, ट्यूसडे को एक अपना नया पॉलिटिकल मैप बनाया है जिसमें उन्होंने दावा किया है कि जो जम्मू एंड कश्मीर है, लद्दाख है, सर, ग्रीक है और जूनागढ़ है वो पूरा उसके मैप का पार्ट है, ठीक है। ऐसा उसने क्या किया है, दावा किया है, ऐसा उसने बोला है। फिर नेक्स्ट क्या है, वेयर इट इज़ लोकेटेड एंड व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ जूनागढ़। अब हम ये देख लेते हैं कि जूनागढ़ कहाँ पे लोकेटेड है और जूनागढ़ की हिस्ट्री क्या है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है जानना, क्यों, क्योंकि उसने ऐसा दावा किया है कि जूनागढ़ क्या है, उसके पॉलिटिकल मैप का हिस्सा है। तो पाकिस्तान का तो आदत ही है कि कुछ भी बना के कुछ भी बोलना, वो चाइना की तरह चल रहा है, ठीक है। चाइना जैसे कि हर बार टेरिटोरियल एरियाज पे क्या करता है, क्लेम करता रहता है कि ये हमारा है, ये हमारा है। अब पाकिस्तान भी क्या कर रहा है, कुछ उसी तरह चल रहा है, वो हर जगह को क्लेम करने लगा है, ये हमारा है, ये हमारा है। कोई भी नया मैप उठा के बना के बोल देगा कि ये डिस्ट्रिक्ट हमारा है, ये स्टेट हमारा है, ये जगह हमारा है, तो क्या उसका हो थोड़ी जाएगा, ठीक है। वो इतनी भी इम्पॉर्टेंट जगह नहीं है, वो इतना भी इम्पॉर्टेंट नहीं है कि उसकी बातों को लोग सुने, ध्यान दे, ठीक है। तो देख लेते हैं कि ये जूनागढ़ कहाँ लोकेटेड है और इसकी हिस्ट्री क्या है, ठीक है। जूनागढ़ इन कोस्टल गुजरात, ये कहाँ पे है, कोस्टल गुजरात में है। हुज डिसीजन टू ज्वाइन इंडिया इन 1947, उसका खुद का डिसीजन था कि वो इंडिया को ज्वाइन करे, ठीक है, 1947 में। फॉर्मलाइज थ्रू अ प्लेबिसाइड इन 1948 वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाई पाकिस्तान, ठीक है। लेकिन ये इसको क्या कर लिया गया, इंडिया में जोड़ लिया गया, लेकिन इसको पाकिस्तान ने क्या किया, एक्सेप्ट नहीं किया इस बात को, ठीक है। देन बट वॉज ओवरटेकन बाई द फर्स्ट टाइम इंडिया पाकिस्तान वॉर ओवर कश्मीर दैट बिगन एट द एंड ऑफ अक्टूबर 1947 एंड कंटिन्यूड फॉर ओवर अ ईयर, ठीक है। जो पहला इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ उसमें क्या किया गया, जो बहुत सालों तक चला, उसमें क्या किया गया, जूनागढ़ इंडिया का एक पार्ट हो गया, ठीक है। जूनागढ़ वॉज नेक्स्ट क्या है, जूनागढ़ वॉज मैंशनड बाई पाकिस्तान अंडर द UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 39, ठीक है। जो UN सिक्योरिटी काउंसिल थी उन्होंने एक रिजोल्यूशन पास किया, रिजोल्यूशन 39, किस लिए पास किया देखते हैं। अ कमीशन वॉज सेट अप फॉर द पीसफुल रिजोल्यूशन ऑफ द कश्मीर कन्फ्लिक्ट एंड द मैंडेट ऑफ दिस कमीशन वॉज टू इन्वेस्टिगेट एलिगेशन बाय इंडिया ऑफ द सिचुएशन इन जम्मू एंड कश्मीर एज वेल एज द अदर इशूज रेज्ड बाय द पाकिस्तान विच इंक्लूडेड जूनागढ़ दैट पाकिस्तान अक्यूज्ड इंडिया ऑफ एनेक्साइजिंग एंड ऑक्यूपाइंग बाय फोर्स,
ठीक है। ये उन्होंने एक कमीशन सेटअप किया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने, क्यों? क्योंकि ताकि वो जो ये जम्मू एंड कश्मीर और भी जगह का जो कन्फ्लिक्ट है उसको क्या करे, पीसफुली सॉर्ट कर पाए, ठीक है। और ये कमीशन का मोटिव क्या था कि वो देख सके, ठीक है, वो ये समझ सके कि जो पाकिस्तान क्या बोल रहा है और इंडिया क्या बोल रहा है। पाकिस्तान ने जो ये क्लेम किया है कि जो हमने क्या किया है, जूनागढ़ उससे फोर्सफुली छीना है, ठीक है, तो ये क्लेम को हटाने के लिए जो इंडियन सिक्योरिटी काउंसिल है उन्होंने एक रिजोल्यूशन पास किया, रिजोल्यूशन 39, ठीक है। इसका मेन मोटिव क्या था, इंडिया और पाकिस्तान दोनों की बातें सुनना जम्मू एंड कश्मीर और जूनागढ़ पे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जूनागढ़ मेंशन्ड बाय द पाकिस्तान व्हेन द सिक्योरिटी काउंसिल टुक अप द इशू ऑफ द हॉस्टिलिटीज इन जम्मू एंड कश्मीर इन जनवरी 1948, ठीक है। जूनागढ़ को जूनागढ़ मेंशन बाय पाकिस्तान, जूनागढ़ क्या है, पाकिस्तान 1948 में क्या है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में क्या हुआ था, मुद्दा उठा था कि जूनागढ़ क्या है, पाकिस्तान का एक पार्ट है, ठीक है। वॉट इज़ इंडिया से ऑन इट? अब इंडिया इस पर क्या कहता है? जैसा कि हम लोग जानते हैं इंडिया कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि पाकिस्तान तो अब चाइना का, जैसे कि हम लोग जान रहे हैं, चाइना से पार्टनरशिप ही कर रहा है, तो उसी के जैसे चाइना हमेशा क्लेम करता रहता है ये हमारा है, ये हमारा है, तो पाकिस्तान भी वही कर रहा है। उसने कोई भी नया मैप अपना बना लिया, उसमें बोल रहा है कि जूनागढ़ हमारा है, सरग्रीक हमारा है, लद्दाख हमारा है, जम्मू एंड कश्मीर तो वो पहले से बोलता था उसका है, ठीक है। तो अब इंडिया का इस पर क्या कहना है, ठीक है। India has dismissed the map as an exercise is absurdity that has untenable claims to territories in India. These ridiculous assertions have neither legal validity or not international credibility. ठीक है, इंडिया ने पूरी तरीके से इस मैप को मानने से मना कर दिया गया है और उसने बोल दिया है कि ये एक मतलब वाहियात बेफजूल का क्लेम है, तुम हमारी जगह पे क्लेम कर रहे हो, ठीक है। ना ही तो तुम्हारा ये लीगल वैलिड है, ना ही तो ये लीगली वैलिड है, और ना ही तुम्हारा इंटरनेशनल इतना क्रेडिबिलिटी है तुम्हारी कि कोई तुम्हारी बात को सुने समझे, ठीक है। बस यही हमारे इंडिया ने बोला है। फिर क्या है, द रिलीज ऑफ द न्यू मैप कंफर्म पाकिस्तान ऑब्सेशन विद टेरिटोरियल अपरडाइजमेंट सपोर्टेड बाय क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट। ये जो उसने नया मैप क्या किया, लॉन्च किया, उससे उसके क्या होते हैं, जो उसका क्या इंटेंशन है वो साफ पता चलता है कि वो जो क्रॉस बॉर्डर है जैसे कि चाइना, उसके नक्शे कदम पे चलने लगा है और वो हर जगह जो टेरिटोरियल क्या है, टेरिटोरियल क्लेम करने लगा है कि ये जगह हमारा है, ये जगह हमारा है। इससे उसके जो खराब इंटेंशंस है चाइना के साथ वो पूरे साफ साफ पता चल रहे हैं, ठीक है। आइए इसको सम अप करते हैं, देखते हैं कि क्या इन शॉर्ट में कहना चाह रहा है ये। However, two other inclusions have caused surprise. जैसे कि अभी तक जम्मू एंड कश्मीर को तो वो बोलता ही था जैसे, लेकिन अब वो क्या कर रहा है, सर ग्रीक, जैसे कि एक एस्चुरीज है, सर ग्रीक हम लोग जानते हैं ना कि जहाँ पे समुद्र और नदी मिलती है उसको बोलते हैं एस्चुरीज। अब वो क्या कर रहा है, उस पर भी क्लेम कर रहा है कि ये दोनों जगह हमारा है। जैसे कि एस्चुरीज जो है, सर ग्रीक, उसको हमने पहले ही क्या किया है, एक रिजोल्यूशन के तहत आधा आधा बांट लिया कि आधा पाकिस्तान का है आधा इंडिया का। लेकिन अब वो क्या क्लेम कर रहा है कि नहीं, पूरा का पूरा एस्चुरी सर ग्रीक क्या है उसका है, ठीक है। तो ये हमें एक बहुत सरप्राइज करने वाली बात है, एक शॉकिंग बात है, ठीक है। वन इज सर ग्रीक्स ऑन द कच्छ कोस्ट लाइन, जो कि पहला जिसमें से है सर ग्रीक जो कि कच्छ की कोस्ट लाइन पे है, ठीक है। A 96 kilometer estuary on the India-Pakistan through Gujarat and Sindh, on which India and Pakistan had nearly reached agreement in 2007 and 8, जो कि 96 किलोमीटर की एक एस्चुरीज है, जो कि हमने 2007 और 2008 में ही क्या कर लिया था, एक एग्रीमेंट साइन कर लिया था कि आधा पाकिस्तान का है और आधा हमारा है। लेकिन अब वो क्या कर रहा है, पूरा का पूरा क्या कर रहा है, बोल रहा है मेरा है। उसी को बोला गया है विच वॉज वन सीन एज लो हैंगिंग फ्रूट फॉर बायलेटरल रिजोल्यूशन। पाकिस्तान claims the entire width of the estuary while India says the demarcation should be in the middle, ठीक है। जैसे कि वो, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वहाँ पे एस्चुरी है तो वहाँ पे ऑयल मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। इसलिए क्या कर रहा है, पाकिस्तान उसको पूरा का पूरा हथियाना चाह रहा है। तो वही इंडिया बोल रही है कि हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि ये आधा पाकिस्तान का और आधा हमारा है, लेकिन अब वो क्या क्लेम कर रहा है कि ये पूरा का पूरा उसी का है, ठीक है। तो ये हमारा न्यूज़ यहीं पर ख़त्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है हमारा FATF, ठीक है। FATF जैसे कि हम लोग जानते हैं क्या होता है, ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है। इसको G8 जो हमारी कंट्रीज है उनके थ्रू इसको बनाया गया था, ठीक है। इसका क्या काम था और ये न्यूज़ में क्यों है देख लेते हैं।
क्रूशियल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स अ मीटिंग इज टू बी हेल्ड इन अक्टूबर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हर 10 साल पे जो FATF होती है वो जो कंट्रीज उसमें शामिल होती हैं उसका जाके क्या करती है, सारी चेकिंग करती है। तो हमारे इंडिया का 10 साल हो गया है और अक्टूबर में एक मीटिंग होने वाली है, ठीक है। तो उसी वही मीटिंग को लेके क्या है, कुछ चर्चा है, ठीक है। व्हाट इज FATF? अब FATF क्या है वो आप लोग जानते होंगे, लेकिन एक शॉर्ट में मैं बता देती हूँ FATF क्या है, ठीक है। FATF द फाइनेंशियल टास्क फोर्स पॉलिसी मेकिंग बॉडी, ये क्या है, लोगों के लिए जो G7 कंट्रीज है उनके लिए क्या बनाती है, पॉलिसी बनाती है। पॉलिसी मेकिंग बॉडी इज एन intergovernmental organization founded in 1989 on the initiative of the G7 to develop policy to combat money laundering। ठीक है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कब बना था, 1989 में बना था। इसका मोटिव क्या था बनने का, ठीक है, कि ये क्या करेगी, जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, जो ब्लैक पैसा होता है, ठीक है, ब्लैक मनी होती है, उसको व्हाइट में कन्वर्ट किया जाता है, उस पर क्या करेगी, ध्यान देगी, ठीक है। इसी के लिए इसको बनाया गया था। In 2001 its mandate was expanded to include terrorism financing। ठीक है, 2001 में हमने इसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, G7 कंट्रीज ने इसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और दे दी कि ये टेररिज्म फाइनेंसिंग, जो मतलब कि टेरर जो ये सब होते हैं, टेररिज्म जो अटैक होते हैं उनको जो लोग फाइनेंस करते हैं उन पे भी क्या करेगी, ये ध्यान देगी, ठीक है। The objective of FATF are to set standards and promote effective implementation of legals। ये क्या करती है, लोगों के लिए जो G7 कंट्रीज है उनके लिए एक स्टैंडर्ड सेट करती है, ठीक है, और क्या करती है, उस पर लीगल रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है, ठीक है। रेगुलेटरी एंड ऑपरेशनल मेजर्स फॉर कॉम्बैक्टिंग मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग एंड अदर रिलेटेड थ्रेट्स टू द इंटीग्रिटी ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, ये मेन पॉलिसी किस पे बनाती है, मनी लॉन्ड्रिंग पे, टेररिस्ट फाइनेंस पे, और भी अगर कोई इशू है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम पे तो उस पर भी क्या करती है, रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज बनाती है, ठीक है। Since 2000, FATF has maintained the FATF blacklist फॉर्म, ठीक है, 2000 में क्या किया था, FATF हैज मेंटेन द FATF ब्लैकलिस्ट फॉर्मली कॉल्ड द कॉल ऑफ एक्शन, ठीक है, एंड FATF ग्रे लिस्ट फॉर्मली कॉल्ड द अदर मॉनिटर्ड जुरिडिक्शंस। ठीक है, इसने दो तरीके के बनाए, एक ग्रे लिस्ट, एक ब्लैक लिस्ट। ठीक है, ग्रे लिस्ट में क्या होता है, अगर वो किसी देश को क्या करती है, ग्रे लिस्ट में डालती है, तो इसका मतलब है कि वो उनको एक टाइम देगी कि आपको, जैसे कि अभी हमने न्यूज़ में देखा था रिसेंटली कि उसने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट कर दिया था और उसको 3 महीने का टाइम दिया था कि आपको 3 महीने में वो एक स्टैंडर्ड सेट करती है कि आप अगर ये काम नहीं कर पाएंगे तो आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। ब्लैक लिस्ट में डालने के बाद क्या होता है कि उसकी जितनी भी फाइनेंशियल सिस्टम होते हैं उन सबको ब्लॉक कर दिया जाता है, वो कहीं से भी उधारी नहीं ले सकता, कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो उसने क्या किया था, 2 नॉर्म सेट किए थे, एक ग्रे लिस्ट, एक ब्लैक लिस्ट। ठीक है, व्हाट विल बी इंडियाज प्लान, अब जो ये होने वाला है ये जो मीटिंग, उसमें इंडिया का क्या प्लान है, इंडिया क्या करना चाहती है। ठीक है, तो देख लेते हैं। इंडियाज एजेंसीज प्लान टू हाईलाइट इट्स इन एक्शन इन द पुलवामा 26/11 मुंबई अटैक एंड डानियल पियर मर्डर केस। ठीक है, अब इंडिया तो इसका फायदा उठाएगी। ठीक है, जैसे पाकिस्तान क्लेम अलग अलग चीज़ों पे कर रहा है, तो क्या कर रही है, इंडिया एक प्लान बना रही है। ठीक है, कि जो ये होने वाला है FATF का मीटिंग, उसमें क्या करेगी, पाकिस्तान के सारे काले करतूतों को बताएगी कि उसने जो पुलवामा अटैक है उसमें भी साथ दिया था, 26/11 जो मुंबई में हुआ था उसमें भी साथ दिया था, और जो डानियल पील की मर्डर हो गया था, ठीक है, उसमें भी क्या किया था, उसने पाकिस्तान ने पूरा साथ दिया था। तो ये सब मुद्दा क्या करने वाली है, इंडिया उठाने वाली है FATF के मीटिंग में। ठीक है, Indian agencies are sharing details with key FATF members of the Pulwama attack in February 2019। वो क्या करेगी, ये सब डिटेल्स FATF के साथ शेयर करेगी। पुलवामा अटैक जो हुआ था फरवरी 2019 में, इन विच 40 सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स पर्सनल लॉस देयर लाइव्स एंड मैनी वर इंजर्ड, जिसमें 40 CRPF ने अपनी जान गंवाई थी और बहुत सारे क्या हो गए, इंजर्ड हो गए थे। ठीक है, another case pertains to 26/11 मुंबई अटैक carried out by the लश्कर ताइबा in 2008 in which 6 US citizens were killed। और जो हुआ था 26/11 का अटैक मुंबई पे जो लश्कर ताइबा ने किया था, ठीक है, जिसमें 6
यूएस के सिटीजन मारे गए थे, ठीक है, उसके भी बात बोलेगी, ठीक है। फिर क्या है, द डैनियल पियल अबडक्शन एंड मर्डर केस हैज आल्सो नॉट अटेन फाइनलिटी इन टर्म्स ऑफ एक्शन अगेंस्ट दोज इन्वॉल्व, ठीक है। जो डैनियल पियर का क्या कर लिया गया था, किडनैप करके उनको मार दिया गया था, उसके खिलाफ भी क्या किया, पाकिस्तान ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो ये सब क्या करेगी हमारी जो इंडिया है वो FATF के सामने ये सारी बात रखेगी, ठीक है। एक मिनट फ्रेंड्स, मैं बीच बीच में टाइम इसलिए लेती हूँ ताकि मैं आपको नोट्स प्रॉपरली दिखा सकूँ, ताकि आप लिख सकें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इट विल बी इंट्रोड्यूस अगेन इन द मीटिंग इन ऑर्डर टू शो द एग्जीक्यूशन ऑफ पाकिस्तान टू सपोर्ट द टेररिज्म। यही सब बात क्या करेगी हमारी इंडिया, क्या करेगी FATF के मीटिंग में रखेगी कि कैसे पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट करता है। हर जितने भी कांड होते हैं सब में क्या होता है, पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट होता ही होता है। यही बात क्या करेगी हमारी। फिर क्या है, पाकिस्तान परफॉर्मेंस इज एक्टिंग अगेंस्ट टेररिज्म फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी असेस्ड इन द मीटिंग। तो यही है कि जो टेररिस्ट को फाइनेंस करता है, टेररिस्ट फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में वो हमेशा इन्वॉल्व रहता है। तो इसी बात को क्या होगा, मीटिंग में रखा जाएगा, ठीक है। इंडिया एंड FATF, अब इंडिया और FATF को देखते हैं कि क्या है, इसमें क्या कहना चाह रहा है। तो द रिव्यू ऑफ इंडिया एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग रिजाइम वॉज रीशेड्यूल्ड फॉर दिस ईयर एज पार्ट ऑफ द रेगुलर रिव्यू साइकिल आफ्टर 10 ईयर। तो जो है हमारे इंडिया के लॉन्ड्रिंग सिस्टम और टेररिज्म फाइनेंसिंग को क्या किया गया, शेड्यूल किया गया है, जैसा कि उनका एक पार्ट है कि हर 10 साल बाद क्या करते हैं, और इंडिया का क्या करते हैं, उन लोग रिव्यू करते हैं। तो इस बार किसकी बारी है, हमारे इंडिया की बारी है, क्योंकि हमारे इंडिया का 10 साल हो चुका है, ठीक है। The last such review was done in June 2010. A senior officer is an anti-money laundering agency said, ठीक है। जो इसके पहले का रिव्यू हुआ था जून 2010 में हुआ था, और जो सीनियर ऑफिसर थे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के, उन्होंने कहा था The FATF past this review has said in 2013 that India has made significant progress in addressing deficiencies identified in its mutual evaluation report, and the FATF decided that the country should be removed from the regular follow-up process, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, FATF ने ये कहा था कि क्या इंडिया में बहुत सारी कमियां उन्होंने बताई थी, लेकिन क्या अब वो कमियां क्या कर ली, हमारे इंडिया ने भर ली है। तो अब इस बार के रिव्यू में चांसेस है कि वो सारी कमियां नहीं गिनवाई जाएंगी, ठीक है। India has set up a joint working group comprising 22 central investigation, intelligence gathering and regulatory agencies to make presentation and brief the FATF experts drawn from various countries this time. India ने एक 22 सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन का एक ग्रुप बना लिया, जो कि क्या करेंगे, FATF एक्सपर्ट्स के सामने क्या करेंगे, प्रेजेंटेशन रखेंगे, ठीक है। और ये एक्सपर्ट्स को कहाँ से, अलग अलग कंट्रीज से लाया गया है, ठीक है। इंड नोट इसका देख लेते हैं, इंड नोट क्या कहता है, ठीक है। एक समअप करते हैं, ठीक है, क्योंकि समअप बहुत ज़रूरी होता है, हर चीज़ का आपको एक शॉर्ट में जानना ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। About a month ago, the National Investigation Agency arrested an allied Jaish-e-Mohammed conduct for providing shelter and logistical support to those involved in attack. The agency एक कुछ महीने पहले की बात है, क्या किया गया था, जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उन्होंने जो जैश-ए-मोहम्मद का कांड हुआ था उसको क्या हुआ, उन्होंने शेल्टर देने के लिए क्या किया था, इसको इन्वॉल्व किया था। अटैक में जो लोग इन्वॉल्व थे उनको क्या किया था, शेल्टर दिया गया था। तो उसमें क्या है, कुछ 7 लोगों को क्या किया है, उसने अरेस्ट भी किया था, ठीक है। तो यही एक कह रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा न्यूज़ है एमोनियम नाइट्रेट। जैसा कि हम लोग ने देखा है बेरिट में क्या हुआ है, एक ब्लास्ट हुआ है एमोनियम नाइट्रेट की वजह से हुआ है। तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 2021 के लिए पढ़ा जा सकता है, जो लोग 2020 की भी तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो एमोनियम नाइट्रेट के बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इस पे से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। वाई न्यूज़, ये न्यूज़ में क्यों है, The catastrophic explosion at Beirut part on Tuesday evening, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एक्सप्लोजन हुआ है बेरिट में, ठीक है, ट्यूसडे इवनिंग को शाम में, अगस्त 4, caused by over 2700 tons of ammonium nitrate kept in storage for over 6 years. 6 साल से लेबनान के बेरिट में क्या करके रखा गया था, एमोनियम नाइट्रेट क्या करके रखा गया था,
सेव करके, मतलब एक जगह रखा गया था, ठीक है, तो उसी में क्या हो गया, ब्लास्ट हो गया। व्हाट इज एमोनियम नाइट्रेट? अब एमोनियम नाइट्रेट होता क्या है, ठीक है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इट in its pure form ammonium nitrates NH4NO3 is a white crystalline chemical which is soluble in water। अगर एमोनियम नाइट्रेट अपने क्या हो, रियल में हो, ठीक है, अपने ओरिजिनल फॉर्म में हो, तो ये क्या होता है, एक वाइट क्रिस्टलाइन केमिकल होता है जो कि क्या होता है, पानी में घुल सकता है, घुलनशील होता है, ठीक है, सॉल्यूबल इन वाटर होता है, ठीक है। इट इज़ द मेन इंग्रेडिएंट इन द मैन्युफैक्चरर और कमर्शियल एक्सप्लोजिव यूज इन माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन। ये कमर्शियल एक्सप्लोजिव का क्या होता है, मेन इंग्रेडिएंट होता है, जो किस में यूज़ होता है, माइनिंग और कंस्ट्रक्शन में ज़्यादातर हम लोग इसको यूज़ करते हैं। जो हार्ड पत्थर तोड़े जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज़ करके ही तोड़ते हैं, ठीक है। फिर क्या है हमारा, a common chemical ingredient of agricultural fertilizers, the nitrogen rich compound is also the main component of the explosive composition known as ANF, ammonium nitrate fuel oil। इससे क्या किया जाता है, ये एक फर्टिलाइजर्स की तरह भी यूज होता है और इससे हम क्या करते हैं, एमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल भी बनाते हैं। प्योर एमोनियम नाइट्रेट इज नॉट एन एक्सप्लोजिव ऑन इट्स ओन। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि क्या है, ये अपने आप क्या है, ब्लास्ट होने वाली चीज़ नहीं है। एमोनियम नाइट्रेट अगर रखा है तो वो अपने आप ब्लास्ट नहीं हो सकता जब तक हम उसको किसी फ्यूल या किसी और चीज़ में नहीं मिलाते, ठीक है। इट इज़ क्लासिफाइड एज एन ऑक्सीडाइजर, ठीक है, ग्रेड 5.1 अंडर द यूनाइटेड नेशन क्लासिफिकेशन ऑफ डेंजरस गुड्स। जो यूनाइटेड नेशन ने एक डेंजरस गुड्स का क्लासिफिकेशन किया था तो उसमें इसको एक ऑक्सीडाइजर्स की तरह माना जाता है, जिसको में इसको ग्रेड क्या मिला था, 5.1 का ग्रेड मिला था, ठीक है। If mixed with ingredients like fuel or some other contaminants or because of some other external forces, it can be very explosive। ठीक है, अगर इसमें हम क्या करते हैं, फ्यूल मिलाते हैं या कोई अदर कंटामिनेंट्स मिलाते हैं या कोई एक्सटर्नल ऐसे फैक्टर्स हो रहे हैं, ठीक है, अगर कोई ऐसे फैक्टर्स या फोर्सेज लग रहे हैं तो ही ये क्या है, बहुत भयानक तरीके से एक्सप्लोज हो सकता है। लेकिन ये खुद से कभी भी एक्सपोज नहीं होता, एक्सप्लोजन इसका नहीं होता। ये एक बहुत बड़ी चिंताजनक वाली बात है। इसी पे हमारे अमेरिका ने बोला है कि ये क्या है, हमला हुआ है, इसका अपने आप ये नहीं फटा है। क्या किया गया है, लेबनान पे हमला किया गया है, ठीक है, तो यही बोला गया है। आइए देखते हैं व्हाट इज द रेगुलेशंस रिगार्डिंग AN इन इंडिया। अब एमोनियम नाइट्रेट के लिए इंडिया में क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे एग्जाम में पूछ सकता है। एमोनियम नाइट्रेट एक हमारा करंट अफेयर्स का पार्ट है, तो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। India, the Ammonium Nitrate Rule 2020 under the Explosive Act 1884 define ammonium nitrate as a compound with formula NH4NO3 including any mixture or compound having more than 45% ammonium nitrate by weight including emulsion, suspension, melts or gets but excluding emulsion or slurry, explosives and non-explosive emulsion matrix and fertilizers from which the ammonium nitrate cannot be separated। ठीक है, ये एक्ट बने, उस पर रूल्स बने, ठीक है, जिसमें क्या अलग अलग तरीके का बताया गया, किस किस तरीके का एमोनियम होता है, कितना परसेंट होता है, किस में से एमोनियम क्या किया जाता है, सेपरेट नहीं किया जा सकता। ये एक उसके बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, वैसे मैंने पढ़ के बता दिया, ठीक है। फिर क्या है, द मैन्युफैक्चर, कन्वर्जन, बैगिंग, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, पोजेशन फॉर सेल और यूज ऑफ एमोनियम नाइट्रेट इज कवर्ड अंडर द एमोनियम नाइट्रेट रूल्स 2020। इसका जितना भी खरीद, बेच, प्रोड्यूस सब कुछ होता है तो एमोनियम नाइट्रेट रूल 2012 के अंडर में ही इंडिया में होता है। द रूल ऑल्सो मेक स्टोरेज ऑफ एमोनियम नाइट्रेट इन लार्ज क्वान्टिटीज इन पॉपुलेटेड एरिया इलीगल इन इंडिया। जहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या है, जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है, वहाँ पे एमोनियम नाइट्रेट को क्या करना, स्टोर करना इलीगल माना जाता है, ठीक है, वो प्रोहिबिटेड है, बिल्कुल भी मना है, ठीक है। For the manufacture of an ammonium nitrate, an industrial license is required under the Industrial Development and Regulation Act 1951। अगर हमें एमोनियम नाइट्रेट का मैन्युफैक्चर करना है, अगर उसको बनाना है, तो हमें क्या होता है, उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। किसके अंडर में लाइसेंस लेना पड़ता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 के अंडर हमें क्या करना पड़ता है, इसका लाइसेंस लेना पड़ता है, ठीक है।
A license under the ammonium nitrate rules 2012 is also required for any activity related to ammonium nitrate. और अगर हमें और भी कोई रिलेटेड एक्टिविटी अमोनियम नाइट्रेट से करनी है तो हमें इसके अंडर क्या करना पड़ेगा, अमोनियम नाइट्रेट रूल 2012 के अंदर क्या करना पड़ेगा, उसका लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, आइए इसको सम अप करते हैं। इन नोट क्या है इसका, लार्ज क्वांटिटी ऑफ stored ammonium nitrate are regarded as a major fire hazard with multiple reported cases across the world. ठीक है, अगर हम एमोनियम नाइट्रेट कहीं भी लार्ज क्वांटिटी में एब्जॉर्व करके उसको क्या करते हैं, रखे रहते हैं, ठीक है, उसको स्टोर करके रखे रहते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन का कारण बन सकता है। ठीक है, बहुत भयानक बुरा वाला उससे फायर हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार रिपोर्ट केस हुआ है, इसके पहले भी बहुत सारे केसेस एमोनियम नाइट्रेट के क्या हो चुके हैं, पूरे ऑल ओवर कंट्री में क्या हो चुके हैं, वर्ल्ड में रिपोर्ट किए जा चुके हैं। तो इसके लिए अब ज़रूरी है कि जो हमारी गवर्नमेंट है, जहाँ की भी गवर्नमेंट है, उसको इसके लिए सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए। ठीक है, इसके लिए अच्छे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसा कि हमने देखा है लेबनान के बेरिट में 73 लोगों की मौत हो चुकी है और बहुत सारे लोग अभी भी घायल हैं और लोगों की मरने की न्यूज़ बढ़ती ही चली जा रही है। ठीक है, तो इसके लिए हमें सेफ्टी प्रिकॉशंस रखने होंगे, रूल्स रेगुलेशन स्ट्रिक्ट बनाने होंगे। आज तक का हमारा न्यूज़ यही है। होप आपको ये न्यूज़ समझ में आया होगा। ठीक है, फिर भी कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। और अगर आप चाहते हैं मैं यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से हिस्ट्री, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, ये सब के भी थ्योरी पार्ट्स विथ एक्सप्लेनेशन लेके आऊँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। और इसके नोट्स के लिए या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स के लिए आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन ज़रूर चेक करिएगा। थैंक यू वेरी मच।